नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग 17th यानी कि 17वीं बीपीएससी के पीटी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कौन सा नियम करता है? 1, 2, 3, 4 कोडित किया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। रेडियो धर्मिता का नियम नहीं करता, बाकी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहु अनुपात का नियम, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली। टेक्नोपोलिस वैसा जगह या शहर को कहा जाता है जहां पर उच्च तकनीकी उद्योग, अनुसंधान संस्थान और नवाचार केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? साथियों, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथियों, पेट का अम्ल को गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है। लगभग आमाशय जो है 1.2.5 अढ़ाई लीटर प्रतिदिन उसका उत्पादन करता है। और गैस्ट्रिक जूस जो है वो भोजन को तोड़ने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यह पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइमों को भी सक्रिय करता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन, विकल्प बी। साथियों, इसका आंसर की जो है बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से लिया हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, 100% राइट आंसर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, भास्कर वर्मन जो है वो हर्षवर्धन के मित्र भी थे और सहयोगी भी थे, उनसे राजनयिक संबंध था। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आए थे, वो भास्कर वर्मन के दरबार का भी दौरा किया था और उनके राज्य के बारे में भी लिखा है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार यानी कि CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 को। देखिए, PIB का न्यूज है ये। लिखा हुआ हेडलाइन में, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि CANI कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगला प्रश्न हमारा होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2020। अगला प्रश्न है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर से तय की गई दूरी को मापा जाता है। एमीटर से विद्युत करंट और स्पीडोमीटर से स्पीड। क्रोनोमीटर से हम मापेंगे एक सटीक समय, जो कि आमतौर पर समुद्री नेविगेशन में देशांतर निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो वो संशोधन था 104, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए पहले 2 सीट आरक्षित थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया, जिसके अनुसार अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। अब समाप्त कर दिया गया है संशोधन 104 के तहत 2020 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग है। साथियों, इसमें देखिएगा कि 10, 5, 15, 16, 5, 21, 7, 3, 10, 10, 3, 13, तो 14, 7, 21, 15, 7, 22 सीधे सीधी मिल रहा है। और 36 को रिलेट कीजिएगा तो 5 + 1 का स्क्वायर और 3 + 1 का स्क्वायर 16। ठीक इसी तरह 7 + 1 का स्क्वायर 64, यानी कि 22 इसका सही बैठ रहा है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि इसको बनाने में और विकसित करने में मानव हस्तक्षेप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो इस न्यूज में आप देख सकते हैं कि यूएस वोट्स पैलेस्टाइन्स रिक्वेस्ट फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। तो इसमें जो है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, न्यूज था कि इन ए वोट ऑफ 12 इन फेवर टू 1 अगेंस्ट विथ 2 अबस्टेन, यानी कि एक जो है विरोध में और 2 इससे वोट ही नहीं किए इसमें। तो टोटल 3 थे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अबस्टेन, 2 अबस्टेन किए और एक अगेंस्ट वोटिंग किए थे। अगला प्रश्न है 11th में 2024-25 के केंद्रीय बजट के भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? इसमें से नारियल जो है इसको शामिल नहीं किया गया था क्या कि मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। नई मंजूरी प्राप्त में तिलहन, रेपसीड में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों को संग्रह और निष्कर्षण दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कुवैत का। वो कुवैत के ही शासक परिवार से आते हैं। अल शबा के एक प्रमुख सदस्य और पूर्व कुवैती राजनेता हैं। उन्होंने सूचना मंत्री, कार्यवाहक तेल मंत्री और तेल मंत्री सहित कई मंत्री पद पर भी कार्य किया है। उन्होंने ओपेक के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। 2024 में उन्हें कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करने का क्वेश्चन है। तो सामंत जो है इस बात तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को, एक का बी जिसमें भी है, बी का एक इसमें है और ए का 2 सचिव जो है प्रभार पत्राचारी। सामंत जो है, सामंत या सुमंत जो है विदेश मंत्री, सी का 4 और अमात्य जो है वो वित्त मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो इसमें और कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए हो जाएगा। इसमें है कि पेशा प्रधानमंत्री साम्राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। अमात्य जो है जिसे मजूमदार भी कहा जाता था, वित्त मंत्री राज्य के वित्त का प्रबंधन के लिए। सचिव जो है पत्राचार और सरकारी अभिलेखों का प्रबंधन करता था। मंत्री जो है जिसको वाकिया नवीस कहा जाता था, आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी की देखरेख करने वाले गृह मंत्री थे। सेनापति जिसे सर ए नौबत से नाम से जाना जाता था, सेना का नेतृत्व करने वाला कमांडर इन चीफ होता था। सुमंत या सामंत जो है जिसको दबीर भी बोला जाता है, विदेश मंत्री राजनयिक संबंधों का प्रबंधन करते थे। न्यायाधीश जो है न्याय प्रशासन देखते थे। पंडित राव जो है वो उच्च पुजारी होते थे, धार्मिक मामलों पर उनका पकड़ होता था। अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका जो है न्यूज में आया था, एनएसएसओ ने आंकड़े जारी करके बताया था कि वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे या निर्माण वस्तुओं के क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में उच्च वृद्धि प्रदर्शित किया है। इसमें मार्च 2023 में क्रमशः 8.1% और 5.4% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 22-23 के लिए आईआईपी में 5.1% की वृद्धि हुई, जिसमें खनन और बिजली क्षेत्रों में भी वृद्धि देखी गई। तो सबसे ज्यादा जो है वो पूंजीगत वस्तु और बुनियादी ढांचा में या निर्माण वाली वस्तुओं में वृद्धि देखी गई थी। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 में ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, वो कहलाता है विकिरण। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकिरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जो निर्वात यानी कि खाली स्थान से होकर गुजर सकती है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी
और बाहर की ओर निकलने वाली आग की गर्मी शामिल है, वो भी विकिरण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इग्नियस, जिसको हिंदी में आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। तो इग्नियस चट्टान जो है लावा से बनी चट्टानों को कहा जाता है। ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के ठंडा होने और जमने से बनती है। जब मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से सतह पर आता है तो उसे लावा कहते हैं, और यह लावा जब ठंडा होता है तो इसे आग्नेय चट्टान, इग्नियस चट्टान बनता है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया था, जो बेगूसराय से एमपी है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादातर एशियाई क्षेत्रों में जो है, चीन हो, मंगोलिया हो, जापान हो, मंगोलाइड प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा जो है वो एक चच राजवंश के इतिहास के बारे में बताता है। वो 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन करता है, जो कि अरबी भाषा में खास तौर पर था। इसका अनुवाद जो है वो फारसी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया, जबकि अरबी में जो है वो लिखा गया था काजी इस्माइल द्वारा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प कम तापमान और उच्च दाब से गैसों का द्रवीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि गैसों का द्रवीकरण किसी गैस को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। यह परिवर्तन दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर प्राप्त किया जाता है, यानी कि कम तापमान को और दाब को बढ़ाकर, जिससे कि यह गैस के एक अणु दूसरे से जो करीब आ जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे अंतर आणविक बल उन्हें द्रव अवस्था में बनाए रखने में सक्षम बना देता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि केओनझर। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो सहजानंद सरस्वती जी ने भारत के किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, किसान आंदोलन के जनक के रूप में, और उन्होंने हुंकार नामक एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका प्रकाशित की। यह पत्रिका 1940 के दशक में पटना से प्रकाशित होती थी और इसमें पंडित यमुनाकार जी और राहुल सांकृत्यायन जैसे हिंदी साहित्यकारों का भी योगदान था। हुंकार ने आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे किसानों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त सहजानंद सरस्वती लोक संग्रह के नाम से भी किसानों को कठिनाइयों को प्रकाशित किया, लोक संग्रह नाम से समाचार पत्र को निकालकर। अगला प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो एक दिन में, दिन बोले तो 24 घंटा में घड़ी की सुई जो है वो 22 बार मेल खाती है, जबकि 12 घंटा में 11 बार मेल खाती है। एक घट कैसे जाता है? तो 11 से 12 के बीच, 11 से 12 एक के बीच जो है वो एक ही बार एक दूसरे के साथ आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? लिमोनाइट है इसमें। विकल्प सी, लिमोनाइट जो है एक गोएथाइट और हेमेटाइट का मिश्रण है। लिमोनाइट पायराइट को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है। यह खनिज जो है लोहे और सल्फर से बना है, जिसका फार्मूला होता है Fe2। तो इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है विकल्प सी, लिमोनाइट। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। इन्होंने बंगाल में जो है, फराजी आंदोलन बंगाल में, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है एक साथ था, तो वहां पर इस्लामी सुधार आंदोलन किए थे, वो 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किए थे। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई? वो जगह थी ईरान। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए 100 से 120 लाख करोड़। तो न्यूज क्या था, तो न्यूज देख लेते हैं। रेटिंग के वेबसाइट पर सही न्यूज है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट टू मोर देन डबल वाई फिजिकल 2030 तक डबल होने का अनुमान है, जो कि यहाँ पर देखिए 43 लाख करोड़ बढ़कर करके लास्ट फिजिकल टू 100 से 120 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 तक, ऐसा अनुमान है क्रिसिल रेटिंग का। ये न्यूज जो है आपको पीआईबी पर भी मिल जाएगा। साथियों, आपको न्यूज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर जो है कहाँ से पूछा जा रहा है वो आपको इससे अनुमान लग सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। भारत की पर्वत श्रेणियां इनमें से कौन कौन है? कामेत केटू सभी है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले पूर्व वाला लेंगे, फिर पश्चिम होते हुए सबसे लास्ट पश्चिम में चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का ये देखिए मैप है, इसमें है पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़िया और मिजो लुंगाई पहाड़ी, रंगमा पहाड़ी, रिंगमा, मिकीर, डाफला मेरी अबोर, यहाँ है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। उसके बाद जो है वो है नामचा वर्मा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, यहाँ देखिए कामेत जो है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, केटू सबसे पश्चिम। उसके बाद है बैफो हिस्पर, राकापोसी, नंगा पर्वत। तो इसका सही क्रम जो है सबसे पूर्व में जो है वो गारो पहाड़ी है, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, उसके बाद कामेत है बगल में, उसके बाद केटू आपका सबसे पश्चिम में। तो इस प्रकार 1 2 3 4 विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जिला का नाम है जो कि बिहार राज्य का है, और सूची 2 में है उद्योग जिससे वो प्रसिद्ध है। वैशाली सबसे पहले देख लेते हैं कि मधेपुरा जो है वो रेल डिब्बा कारखाना के लिए, और जमुई जो है सोना के लिए, यानी कि सी का 2 और डी का 4, सी का 2 डी का 4। चार नहीं 3, मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना, जमुई सोना, भागलपुर रेशमी वस्त्र, वैशाली जो है वो बच गया उस उत्पादन के लिए। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो देखिए इसका न्यूज आया था, डीडी न्यूज का न्यूज था कि स्वीडन ऑफिशियली ज्वाइन नाटो इट्स डिकेड्स ऑफ न्यूट्रलिटी। तो स्वीडन ऑन थर्सडे फॉर्मली ज्वाइन नाटो एज द 32nd, यानी कि 32वां सदस्य स्वीडन बना है नाटो का। वो वर्ल्ड वार 2 में भी न्यूट्रली रहा था, वर्ल्ड वार 1 में भी। जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो जाकर के स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया। वो 32nd मेंबर है नाटो का। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगला प्रश्न है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ऑक्सीजन तो नहीं होगा, विकल्प डी फास्फोरस होगा। फास्फोरस जो है जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पोषक तत्व और जल अवशोषण के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से पौधों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में फास्फोरस। हालांकि नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण होता है। तो सही उत्तर बीपीएससी ने विकल्प डी फास्फोरस दिया है। अगला प्रश्न है 32 में कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो मलिक काफूर जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध गुलाम सेनापति था। उसे 1299 में गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने पकड़ा था और उसे खरीदा था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नुसरत खान। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम जो है वो मार्च 1982 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में हुई। वर्तमान में यह बिहार राज्य जल विद्युत परियोजना के स्थापना, उनके रखरखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा?
तो यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष ने इसे 1893 में प्रकाशित किया था। वो एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से मध्यम राजनीति की आलोचना की। उन्होंने 1902 से 1910 तक अरविंदो ने ब्रिटिश राज में भारत को मुक्त करने के लिए संघर्ष में भाग लिया। राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों का एक समुदाय स्थापित किया, जिससे 1926 में अरविंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। यानी कि अरविंदो आश्रम की स्थापना 1926 ईस्वी में किया और विकासवादी दर्शन को मुख्य मार्ग समझकर वो द लाइफ डिवाइन भी लिखा 1939 में। और उनकी जो प्रमुख कृति है वो है एसेस ऑफ द गीता 1922 में, कलेक्शन ऑफ पोयम एंड प्ले 1942 में, सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, द ह्यूमन साइकिल 1949 में, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में, और एक किताब है सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950 में, ऑन द वेद 1956 में। ये सभी जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। और उसमें से 1949 में साइकिल है, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है, और सभी तो बता चुके हैं। अगला प्रश्न है 35 में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था? तो 2024 तो ठीक है, 2024 में पूछ लिया गया, लेकिन 2025 का भी हम लोग देख लेंगे। तो 2024 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया। उसमें जो है आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, वो एक थीम था। इसका जो थीम है वो है लेट्स मूव, चलो चले, लेट्स मूव, विकल्प बी। जबकि 2024 का अगर पूछा जाए तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना यानी कि वाकीपुर, जगह का नाम वाकीपुर था, वाकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी RN मधुलकर। और गया वाला जो है उसमें थे चितरंजन दास। बिहार में 2 ही अधिवेशन हुआ है, वाकीपुर और गया। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम 14-10-6-2 डैट डैश का 14वां पद क्या है? तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो AP वाला चैप्टर से है। इसमें फॉर्मूला होता है A + N-1 × D, जिसका D का मान देखें तो अंतर है -4, और A है 14, N है यानी कि Nवां पद 14 है, पहला पद 14 है। तो पहला पद प्लस N-1 बोले तो 14वां पद -1 यानी कि 13 गुने -4, तो 13 चौके 52 -52 और प्लस में 14 है, तो माइनस में आ जाएगा 38, यानी कि विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 में, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्यवर्धित में योगदान था। विकल्प डी। अगर क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पटना में है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का संघटक है? तो सोडा अम्ल वाले घटक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और वाई कार्बोनेट के विलयन होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 में, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? प्लीहा ज्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स को कहा जाता है, जीवाणु जनित है। और जीवाणु का जो नाम है वो है वेस्ली एंथ्रेसाइस। एंथ्रेक्स को स्प्लिनिक फीवर भी कहा जाता है, जो कि हॉर्सेस और अदर वार्म ब्लडेड एनिमल में होता है बीमारी, इसे इन्फेक्शन होता है। हॉर्सेस यूजुअली कॉन्टैक्ट दिस डिजीज बाई इंजेक्शन ऑफ द सॉइल, वेजिटेशन एंड वाटर कंटेमिनेटेड विथ बैक्टीरियल स्पोर्स। 2022 में जो है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और 2024 जो है भारत जापान जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिमेक्स 2024 योकोसुका जापान में हुआ है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विकल्प ए। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में। और इनका उद्देश्य था कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करना है और सामाजिक सेवा करना है। आदर्श वाक्य था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी कि स्वयं के उद्धार के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेलूर मठ जो है, सॉरी, रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, देखिए दोनों में ऑप्शन है, लेकिन मई 1897 इसका सही उत्तर है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड में कंप्यूटर को RVU जो भी कहा जाता है लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो कंप्यूटर को अगर पीछे से देखें तो आर जस्ट लिख दिया गया है, उसके बाद ई को एफ कर दिया गया है, फिर टी को जो है यू लिख दिया गया है, फिर यू को भी। इसी तरह एक एक अक्षर आगे बढ़ा है, जबकि लास्ट वाला जो अक्षर है वो सेम टू सेम रखा गया है, और लास्ट और शुरू वाला CR यहाँ भी है, RC यहाँ भी है। ठीक उसी तरह M को सबसे लास्ट में, E को सबसे पहले, E को सबसे पहले, M को लास्ट, 2 है, C और D में होगा आंसर। तो यहाँ पर से देखना होगा कि N को O लिखा जाएगा, फिर I को F लिखा जाएगा, तो I को J लिखा जाएगा, EOJ दोनों में है, फिर D है, D के बाद देखते हैं C और D के बाद फिर से I है, फिर से J होगा। तो C विकल्प जो है सही इसका बैठ रहा है, विकल्प C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? विकिरण का भी उपयोग किया जाता है दर्द से राहत पाने के लिए। तो वो विकिरण है अवरक्त विकिरण, यानी कि इंफ्रारे। विशेष रूप से इसका उपयोग जो है वो त्वचा में प्रवेश कराकर जैविक प्रक्रियाओं को संभावित रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे कि मांसपेशियां के दर्द और बेचैनी को राहत मिलता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? चेर राजवंश की राजधानी, इस मैप को अगर देखें तो चेर राजवंश केरल के आसपास है। तो यहां पर भी जो है केरल के इधर, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी जो है वो चेर राजवंश का क्षेत्र था। इसका राजधानी यहां देखे ध्यान से तो करूर यहां पर होता था। पांड्य राजवंश इधर है, चोला इधर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पूर या करूर। अगला प्रश्न है 47 में कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, लेखक कौन थे? गरीब हिंदुस्तान, जिसे कभी कभी गरीब हिंदुस्तान। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे। गरीब हिंदुस्तान के लेखक थे मोहम्मद हसन हुरैनवी। यह ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के लिए जानी जाती है और 1930 में इसे प्रतिबंधित किया गया। 1938 में रेख्ता फाउंडेशन द्वारा इसे फिर से प्रकाशित किया गया। तो इसके लेखक जो हैं, प्रकाशक हैं मोहम्मद वली हसन हुरैनवी, यानी कि विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो GDP में कृषि का योगदान है, साथियों यह जो है क्वेश्चन BPSC ने ईस्वी नहीं रहने के कारण, एक्यूरेट डेट नहीं रहने के कारण डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो यह वृद्धि दर्ज किया गया था, अभी का न्यूज है। तो इसमें कहा गया कि NSSO ने बताया कि फीमेल लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन रेट 37% से बढ़कर के 37% हो गया है। कहां से बढ़ करके? तो 23.3% बढ़ करके, जो कि 2017-18 में था, और 22-23 में 37% हो गया है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ब्रिक्स की बात करें तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया शामिल हुआ। फर्स्ट जो है रसिया में सबमिट हुआ था, उसके बाद
इधर जो है 2024 में रसिया में हुआ, जो होना था ब्राजील में, लेकिन रसिया ने कराया। फिर नेक्स्ट टाइम ब्राजील 2025 में और 2026 में इंडिया में प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रसिया। 2025 में जो है ब्राजील में, 2026 में इंडिया में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है मेलामाइन? मेलामाइन होता क्या है? तो इसका उपयोग जो है वास्तव में फर्श की टाइलों के उत्पादन में होता है, विशेष रूप से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टिक को गर्म करके ढालने पर इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है या कठोर हो जाता है, जिससे यह टिकाऊपन और उष्मारोधी अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है। मेलामाइन के गुण है इसकी कठोरता, खरोंच और आघात के प्रति प्रतिरोध और उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता। इसे फर्श सामग्री के रूप में एक अच्छा विकल्प माना जाता है मेलामाइन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि PQRS में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको त्रिभुज को काउंट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आयत होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इधर होगा। फिर उसके बाद ये जो है इसमें ये बना रहा है 1 2 2, फिर ये बना रहा है 2 1 2, फिर 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 8 4 12 त्रिभुज इसमें है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका कारण उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर बीपीएससी ने दिया है, विकल्प डी, यानी कि शहरों में अधिक श्रम की मांग है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? फिर से साथियों बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि आरबीआई रिवाइज करती है एवरी क्वार्टर, और 6 दिसंबर 2024 को यह रिवाइज एस्टिमेट डाटा था 4.8, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100 वर्ष एक किताब है, उसका संपादन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प एन ओझा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PN ओझा। अगला प्रश्न है 56 में किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? विकल्प ए और डी, यानी कि कवक और फर्न में दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1912 ने। बीपीएससी ने इसका सही उत्तर दिया है, हालांकि घोषणा 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? इस मैप में आप देख सकते हैं कि जोजिला सुरंग जो है वो श्रीनगर लेह को जोड़ता है, जो कि इस जगह पर है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जो कि जवाहर सुरंग के थ्रू। और सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा, माना दर्रा सब उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कैलाश पर्वत को मानसरोवर से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, सिक्किम में है। जिलेपला भी बगल में साइड में है सिक्किम में, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर को बर्मा से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन हैं? कि आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है आर अश्विन विथ सिद्धार्थ मोंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आर अश्विन और यश मोंगा, सिद्धार्थ मोंगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन ने 17वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अबू धाबी में। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो MC के नाम से जाना जाता है, जिसे MC 13 जो है 2024 में अबू धाबी में हुआ। फिर उसी तरह MC 14 2026 में होगा, जो कि कैमरून में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? नदी के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा ही जाता है। इसमें भी पूछा गया कि
अलग कौन है? तो अलग इनमें से जो है नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाला नदी है, जबकि तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी जो है सभी जो है पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, यदि भागा का मतलब प्लस हो और घटाव का मतलब भागा हो, गुना का मतलब घटाव हो और प्लस का मतलब गुना हो, तो 36 गुने यानी कि गुना का मतलब क्या लिखा हुआ है? गुना का मतलब घटाव, यानी कि 36 घटाव 4 बोले तो 32, घटाव को क्या लिखा गया है? तो भागा, 32 भागे 8, गुना को फिर से घटाव 4, 8 चौके 32, 4 में 4 गया तो 0, जीरो जैसे ही ऊपर आया नीचे भी जीरो आने की संभावना अधिक हो जाती है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम, क्वेश्चन जो है पूरा है कि प्रथम मानव द्वारा निर्मित तत्व कौन है, यानी कि कृत्रिम तत्व कौन है? कृत्रिम तत्व है विकल्प बी टेक्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 43। इसे 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे ने संश्लेषित किया था। उन्होंने साइक्लोट्रॉन में मोलिब्डेनम और ड्यूट्रॉन की बमबारी करके इसे प्राप्त किया। टेक्नीशियम अद्वितीय है क्योंकि यह सबसे हल्का तत्व है और इसका कोई भी समस्थानिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि CGTMGMSE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। CGTMSE का फुल फॉर्म है CGTMSE, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 में, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया? करो और मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त में जो है तक जल होता है, बाकी 10% में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होता है। तो इसमें जो प्लाज्मा है वो 55% होता है, जो कि तरल अवस्था में होता है प्लाज्मा। और पहला जो रक्त कणिकाएं 45% होता है, प्लाज्मा 55% होता है। तो तरल अवस्था में प्लाज्मा होता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो WBC, रक्त प्लेट्स, RBC सभी जो है वो 45% में और ये जो है 55% में। अगला प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आजीविका संप्रदाय क्या है? भारत का एक प्राचीन तपस्वी संप्रदाय है जो बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखली पुत्र गुसाल ने की थी। यह नियतिवाद यानी कि पूर्ण भाग्य पर विश्वास के लिए जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं और वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित मानते हैं। तो इसमें कहा गया कि मखली गुसाल जो है इसका महत्वपूर्ण नेता था, सही, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, बिल्कुल सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B, D सही है, C इसका गलत है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, ब्राजील के मिन्हास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? देखिए वहां तो खनिज में बोले तो लव अयस्क भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है और सोना भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो मिलता है लव अयस्क। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो वीकली जो है बिहार बंधु के नाम से वीकली स्टार्ट हुआ था, बिहार बंधु 1872 में, जो कि बाद में जाकर के डेली हुआ। सबसे पहले वीकली स्टार्ट हुआ, बाद में जाकर के डेली हुआ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर आपसे 1874 में सर्वहितैषी जो है डेली प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था, कंफ्यूज नहीं होना, सर्वहितैषी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है, विकल्प सी। बिहार बंधु जो है वो सबसे पहले साप्ताहिक शुरू हुआ था, बाद में जाकर के उसको दैनिक बनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है?
तो इसमें से कोमेट जो है इसका सबसे अत्यधिक लंबी अंडाकार कक्षा है, जिसे धूमकेतु भी कहा जाता है। तो इसका जो है सूर्य के चारों ओर अपनी अत्यधिक लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के लिए जाना जाता है। ग्रहों की अपेक्षाकृत वृत्ताकार कक्षाओं के विपरीत धूमकेतुओं के पथ लंबे और दीर्घाकार होते हैं। इन लंबी कक्षाओं के कारण धूमकेतु अपना अधिकांश समय सूर्य से दूर सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में देखिए अत्यधिक समय जो है इधर ही रहता है कोमेट। अगला प्रश्न है 71 में, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? विकल्प सी शनिवार इसका सही उत्तर बीपीएससी ने दिया है। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो वो जगह थी पेंसिल्वेनिया। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया। अगला प्रश्न है कि 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? विकल्प बी दूसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे, सीन नदी यहां है और सीन नदी के किनारे जो है पेरिस, फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस शहर स्थित है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 में कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसवीएफ के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें न्यूनतम 5 वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और न्यूनतम 1000 करोड़ यानी कि विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवल संपत्ति, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर होना चाहिए। निर्धारित पूंजी जोखिम, भारित परिसंपत्ति अनुपात CRSR का पालन, विशिष्ट परिसंपत्ति गुणवत्ता मानकों के साथ लाभप्रद में शामिल होना चाहिए। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। संगठन है सूची 1 में और सूची 2 में जो है मुख्यालय है। तो आजाद हिंद फौज रंगून मिल गया और यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम जो है सैन फ्रांसिस्को में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में अमेरिका में, और स्वदेशी सेवक होम जो है वो वैंकूवर कनाडा में स्थापित था। तो 1 का ए, बी का बी, सी का सी, 3 का सी, 4 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी। स्वदेशी सेवक होम जो था वो एक संगठन भारतीय प्रवासियों का समर्थन करने और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, जिसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में था। इसकी स्थापना जो है जीडी कुमार ने की थी, जिन्होंने सामाजिक सुधार की वकालत करने को भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन में खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वदेश सेवक नामक एक गुरुमुखी लिपि वाला समाचार पत्र भी शुरू किया था। वही अगर यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1910 में तारक नाथ दास और जीडी कुमार ने अमेरिका के सिएटल शहर में किया था। यह भारतीय प्रवासियों के लिए भारतीय स्वतंत्रता पर चर्चा और प्रचार करने का केंद्र था। वही अगर युगांतर आश्रम की बात करें तो युगांतर आश्रम जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित गदर पार्टी का मुख्यालय था, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए स्थापित एक संगठन 1913 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है 77 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान की मांग करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे कि बहुत बड़ा दंगा हुआ बंगाल में। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो केरल में है कोझिकोड। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 में जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? कोशिका, सेल है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौरव उत्तर की ओर, इधर नॉर्थ इधर ईस्ट मान लिया जाए तो गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, और फिर
20 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर लास्ट में जो है वो दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर जाएगा 20 मीटर इधर और 40 मीटर इधर, यानी कि टोटल जो है मूल स्थान से वो 40 प्लस 20 60 मीटर की दूरी पर है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें सतत विकास, विकल्प सी जो है शामिल नहीं है। इसका न्यूज़ देख लेते हैं, क्या न्यूज़ था? यूनियन बजट 2024-25 पाथवे जो है विकसित भारत, उसका इतना है। पाथवे में है कि एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पर, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पर, अर्बन यानी कि शहरी डेवलपमेंट पर, एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा सुरक्षा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर। इतना चीज है। इनमें से जो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो बिहार की भूमि अपवाहित करने वाले जो नदी हैं वो है, ऑप्शन में देखिए घाघरा था, बाकी एक ही जो है घाघरा मिल रहा था ऑप्शन में सिर्फ। तो गंगा रिवर जो है बिहार के लगभग बीचों बीच से निकलता है, और उसमें जो है कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, किउल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन, सो नदी, इतना जो है प्रमुख नदी है घाघरा नदी, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में है कि अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो अमर कोश में जो है भूमि का प्रकार दिया हुआ है, उसको किस रूप में जानेंगे, यहां पर दिया हुआ है। तो उर्वरा को जो है उपजाऊ भूमि के रूप में जानेंगे, सही है। और कुशारा बंजर भूमि के नाम से, मारू को रेगिस्तानी भूमि के नाम से, सात वाला जो है घास वाली भूमि के नाम से, और अपर्वरता जो है प्रतिभूमि, सात वाला घास वाली भूमि, पंकीला कीचड़ भरी भूमि, जल प्रयानम जो है पानी के पास गीली भूमि को कहा जाता था, कच्छ जो है दलदली भूमि को, सारकरा जो है कंकड़ और चूना पत्थर वाली भूमि को, सरकरवती जो है वो कहा जाता था रेतीली भूमि को, नाटी मातृका जो है नदी द्वारा सिंचित भूमि को कहा जाता था, देव मातृका जो है वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को कहा जाता था। यानी कि चारों चारों बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राज्य के विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे में जो है पंचायतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल को पंचायतों के लेखाओं के रखरखाव और लेखा परीक्षा से संबंध कानून बनाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है एक गैर संपर्क बल है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूर्य से है। सूर्य से एनर्जी मिलता है पृथ्वी को, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो राजा प्रवर सेन के बारे में जान लेते हैं। वो वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति प्रारंभ में भार शिव नागों का सामंत था। विंध्य शक्ति की तुलना इंद्र एवं विष्णु से की जाती थी। संभवतः वाकाटकों का दक्कन प्रदेश में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक शासन रहा। विंध्य शक्ति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हरिति पुत्र प्रवर सेन ही एकमात्र वाकाटक वंश का राजा था जिसे सम्राट की पदवी मिली थी। उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। यानी कि विकल्प बी सही है, ए सही है। वह अपने पिता विंध्य शक्ति उत्तराधिकारी था, विकल्प सी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन यहां तक कहा गया है कि इंद्र एवं विष्णु से की जाती है उनकी तुलना, लेकिन उनका उल्लेख जो है पुराणों में नहीं किया जाता। ए बी सी सही है, इसलिए यहाँ जो है विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक में है समाचार पत्र और दूसरी में है संपादक। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी, 2 का 1, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 का 3, यानी कि 1 का 1, सॉरी 2 का 1 बी और सी में, और
4 का 3, केवल केवल बी में। तो इस प्रकार 1 का डी हो जाएगा फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, 2 का ए इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं फ्री स्टाइल वर्ग में? वो कितने केजी के वो रेसलर हैं? ये हैं अमन सहरावत। 2024 का इनका फोटो है। देखिए व्यक्तिगत जानकारी में अगर देखें तो इनका जन्म जो है हरियाणा के झज्जर जिला में हुआ है और ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर, वजन 57 किलोग्राम 126 पाउंड। देश इंडिया का है, खेल कुश्ती है, भार वर्ग 57 किलो है, फ्री स्टाइल में है और इनका कोच का नाम जो है ललित कुमार है। इनका उपलब्धि है कि ओलंपिक फाइनल 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहां कांस्य पदक इन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था। सर्वोच्च रैंकिंग की बात करें तो दूसरे स्थान पर 19 अगस्त 2024 को रह चुके हैं। विकल्प सी इसका, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इससे बनने का उम्मीद है। जो है एसटी जनसंख्या वाला जिला है वेस्ट चंपारण, जो कि ऑप्शन में नहीं था, जिसमें 2.5 लाख के करीब है। वही उसके बाद कटिहार ऑप्शन में था, तो कटिहार उसका आंसर हो जाएगा 1,80,000 के करीब। पूर्णिया उसके बाद है 1,40,000 के करीब 3 नंबर पर। वही अगर लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम जो है 318 एसटी पॉपुलेशन शिवहर जिला में। उसके बाद अरवल जिला में 590, शेखपुरा जिला में 617। संथाल इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब ऑफ द स्टेट। ओरांव एंड खरवार आर द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स। यानी कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा संथाल है, उसके बाद सेकेंड पर ओरांव है, थर्ड पर खरवार है। बिहार में करीब 33 जनजाति पाए जाते हैं, 33 को। मेजर ट्राइब की बात करें तो सबसे ज्यादा जो संथाल है भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, वाका, जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा में। ओरांव की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, वेस्ट चंपारण, भागलपुर तक है। खरवार की बात करें तो भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर। गोंड की बात करें तो सिवान, भोजपुर, कैमूर, वेस्ट चंपारण, सारण, रोहतास। गोंड यानी कि पश्चिम जो है पश्चिम बिहार में पाए जाते हैं। मुंडा जो है कटिहार में पाए जाते हैं। चेरो रोहतास, भोजपुर, गया में। खोरा, मुंगेर, जमुई, कटिहार में। थारू वेस्ट चंपारण में, थारू जो है वेस्ट चंपारण में, ध्यान रखिएगा इसको। खारवा जो है रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार में। लोहरा पूर्णिया में। माल पहाड़िया जो है भागलपुर और सहरसा में। विकल्प ए कटिहार में सबसे ज्यादा एसटी है, उसके बाद पूर्णिया में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? 2024-25 वित्तीय वर्ष की बात करें तो इसमें शिक्षा विभाग जो है वो सबसे ज्यादा 52,639 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। दूसरों से भिन्न है रीजनिंग, रीजनिंग है। तो देखिए यहाँ यू एक्स है, यहाँ वी एक्स है, यहाँ आई जे के एल है। लास्ट में 2 अक्षर पी है, क्यू, उसके बाद हो जाएगा आर, हो जाएगा फिर एस है। इसी प्रकार भी डब्ल्यू एक्स, केवल 1 अक्षर का गैप है लास्ट में। वही अगर यू एक्स की बात करें तो यू भी डब्ल्यू, यहाँ भी 2 अक्षर का गैप है। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों से भिन्न है। 93 में है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम के। विकल्प ए। कुछ अन्य अयस्क भी देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट, डायस्पोर भी है, कोरंडम भी है। आयरन की बात करें तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिल्डेराइट, आयरन पायराइट और लिमोनाइट। वही अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लांस है, क्यूपराइट है, मैलाकाइट है और एजोराइट है। जिंक की बात करें तो जिंक में है जो जिंक सल्फेराइट है, कैल्विनाइट है, जिंकाइट है, गैलेना लेड का है। इसी तरह टीन स्टोन जो है टीन का है, एसेराइट, सिल्वर ग्रांस सिल्वर का, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, डोलामाइट, इप्सोम साल्ट और लैंगवेल नाइट।
मार्च 2024 के लिए किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो इससे पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में संशोधन के माध्यम से आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग की अनुमति दी थी, लेकिन अब जो है 85 ईयर कर दिया गया है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो भारत की मैप में देखें तो कोयला जो है उसका मेन जो कोल फील्ड है रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, सिंगरौली है, देखिए झारखंड है, मेन स्टेट झारखंड है, और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। यही 3 स्टेट जो है सबसे ज्यादा कोल उत्पादन करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 96 में है 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। प्रस्तावना में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जिससे भारत का वर्णन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। राष्ट्र की एकता वाक्यांश को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। इसके अलावे जो है प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था यह संशोधन, काफी विवादास्पद रहा। इसमें जो है शक्तियों का केंद्रीकरण, न्यायिक समीक्षा को कम करना, संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन किया गया, जो बाद में जाकर के 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा अधिकांश को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, विकल्प डी। अगला प्रश्न है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो शोम्पेन जनजाति जो है वो तो अंडमान निकोबार में एब्सोल्युटली जो है पाया जाता है। अगर न्यूज की बात करें, PIB में न्यूज आया था और उसी का फोटो है ये। इसमें देखिए वैगा ट्राइब फ्रॉम MP, फर्स्ट बार शोम्पेन ट्राइब फ्रॉम ग्रेट निकोबार, ये शोम्पेन वैगा ट्राइब पहला बार जो है PVTG एज ए कंट्री प्राउड वोटर्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो शुद्ध जो है 54,111 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय था, उत्पाद था। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुपद जो है मंदिर गया में स्थित है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। देखिए फिर से एक बार PIB का न्यूज है, PIB का। इसमें कहा गया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने घोषणा किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सफलता की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा ताकि इन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल बनाया जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कुटु का चयन कीजिए। फर्स्ट में है राजनीतिक संगठन और सेकंड में है स्थापक। तो पहला है खाकसार, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है VR अम्बेडकर। खाकसार जो है वो इनायतुल्लाह मसरिकी हो जाएगा। इसका सही उत्तर 1 का 2, 2 का 3 यानी कि 1 का B, 2 का C, 3 का D हो जाएगा, VR अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और 4 का 1 फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा और न्यूज इसमें। तो नोगेम्मी कापम कोटेश्वर सिंह इनका पूरा नाम था,
वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर है। अभी पदभार ग्रहण किया 18 जुलाई 2024 को। अनुमोदित किया गया धनंजय भाई चंद्रचूड़ के द्वारा नियुक्त किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति इसका न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। इसके पहले देखिए 36वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में काम कर चुके हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी इनका कार्यकाल रहा है न्यायाधीश के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नहीं, न्यायाधीश के तौर पर 2018 से 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर कुछ डिटेल की बात करें तो तख्त श्री हरमंदिर जी, जिसे पटना साहिब भी कहा जाता है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, एक अत्यंत पवित्र सिख तीर्थ स्थल है। यह गुरुद्वारा 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जो जन्म स्थली है। सन 1666 में जन्मे गुरु जी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहीं घटी है। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला उत्सव जो है भागलपुर जिला में मनाया जाता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। बिहुला महोत्सव जो है भागलपुर जिला में मनाया जाता है। यह जो है अगस्त महीने में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। इसे बिसारी पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें देवी मनसा को पूजा किया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि भक्तों को सर्पदंश से बचाती है। यह उत्सव जो है स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं में निहित है, बहुत गहराई से निहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? ओम का नियम से जो है V बराबर IR निकलता है। V बराबर IR, अगर R को उधर ही छोड़ दिया जाए तो V/I बराबर R हो जाएगा, यानी कि R बराबर V/I। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 का एक जो है वो किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से अयोग्य ठहराता है। विशेष रूप से इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद कोई धारण करता है तो वह अयोग्य होगा, जब तक कि संसद द्वारा कानून द्वारा उस पद को उसके धारक को अयोग्य घोषित न किया गया हो। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 के 1 के ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार ने। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। है रुचिरा कंबोज, इनका जो है भूटान के राजदूत भी रह चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, और इसके पहले जो है यूनेस्को के राजदूत या PR भी रह चुके हैं। उनके उत्तराधिकारी के रूप में विनयशील ओबराय है। इसमें कहा गया है कि वह नीति आयोग की सदस्य थी, नहीं, गलत है। और वह विश्व मामलों में भारत परिषद की सदस्यता थी। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व संभाला, सही है। वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला राजदूत भी थी, ये भी गलत है। सत्य केवल सी है, वह यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था। विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी जिसमें प्रक्रिया दौरान ऊष्मा का निकलना होता है, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो इसमें से जो है 2 और 3 सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुकरण, बिना बूझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। विकल्प भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 109 में है संसद में कटौती प्रस्ताव का कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव सरल शब्दों में कहा जाए तो लोकसभा के सदस्यों को दिया गया वीटो पावर है, जो उन्हें सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय विधेयक का विरोध करने के लिए एक सशक्त बनाता है, या किसी निश्चित नीति या सरकारी संचालन के किसी अन्य खंड के लिए सरकार द्वारा मांगी गई मौद्रिक राशि को कम करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में जो है कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? हमारा अगला प्रश्न है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सम्राट चौधरी। विकल्प डी।
ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? बिहार जो है वो हिस्ट्री ऑफ राजभवन की वेबसाइट पर देख लेते हैं। किंग जॉर्ज पंचम के दौरान उस समय जो है यहाँ पर लिखा हुआ कि द फॉर्मल सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम ग्रेटर बंगाल इन अप्रैल 1912 वाज ए मोमेंटस इवेंट इन द लाइव्स ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट। यानी कि अप्रैल 1912 को जो है आधिकारिक तौर पर बिहार जो है अस्तित्व में आया। अप्रैल 1912 विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष जो है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने 1913 में जो है भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को संदर्भित करता है, जिसे चैम्बरलेन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1913 में मौद्रिक नीति को विशेष रूप से स्वर्ण विनिमय मानक के संबंध में जांच करने और सिफारिश करने के लिए की गई थी। उसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन वानिकी पर रॉयल कमीशन था, जिसने न्यूजीलैंड में वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड भी उस समय अंग्रेज की उपनिवेश थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? पहले तो सोलर स्थिरांक के बारे में जान लेते हैं। तो यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारे पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा की मात्रा को सोलर स्थिरांक के मान के रूप में जाना जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से अपनी औसत दूरी पर होती है, औसत दूरी पर होता है जब इकाई क्षेत्रफल पर कितना उसका सोलर वैल्यू आता है, वही है सौर स्थिरांक, जिसका मान होता है एक्यूरेट बोले तो 1.3666। यहाँ पर 36 को 4 में बदल दिया गया है, यानी कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो भारत सरकार 1935 के जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा केंद्र व उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और सीमावर्ती समवर्ती सूची जिसे बोला जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान दी गई। इस समय 6 प्रांत थे, असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर एक पुनर्गठन बनाया गया। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया। अब यहां देख लेते हैं, विशेषता नहीं है, नहीं वाला चुनना है। तो पहला है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, सही है। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया, सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन क्यों करेंगे भाई? 1935 तो अभी लागू करना है। और डी में है भारत सरकार के संघ का प्रस्ताव किया गया। विकल्प ए बी डी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसी प्रश्न पत्र में इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय की क्या स्थिति है। ठीक वही क्वेश्चन फिर 115 में पूछ लिया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति 104वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों की मनोनीत करते थे। अगला प्रश्न है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। तो बिहार सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, जिसमें जाति तत्वात समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है, राज्य नहीं कर सकता है। तो ताती तत्वा इसका सही उत्तर है, विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2024 में, अब तो 2025 में भी फ्रेंच ओपन हो चुका है, 2000 ज्वेरेव जो है जीता था। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024-25 यानी कि 2025 की बात करें तो जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। वही अगर मेडिसन कीज ने जो है 2 बार गत विजेता आर्यना सावलेंका को हराकर पुरुष एकल में
जेनिक सिनर। और फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें, फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज ने जीता और महिला एकल में कोको गॉफ ने जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही गौरव होने का प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासे को 2 बार चढ़ाई किया? ये न्यूज में भी आया था, न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में था कि इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट ल्हासे ट्विस इन वन सीजन। देखिए हेडलाइन ही दिया हुआ है प्रसार भारती के वेबसाइट से। सत्यदीप गुप्ता, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात 918 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल का उपयोग जो है वो प्रकाश करते हैं, यहां देख लीजिए इसमें है। क्लोरोफिल का उपयोग एब्जॉर्ब लाइट के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज जो है प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी जो प्राप्त होता है वो सनलाइट से प्राप्त होता है, इनटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो है वो यहां से H2O प्राप्त करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल जो है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, यानी कि विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS इस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो साथियों यह क्वेश्चन जो है BPSC ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसका सही उत्तर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित है प्रति सरकार सतारा, प्रजामंडल तारछड़ उड़ीसा, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में, सही है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, गलत है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ये कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला क्या है? तो टेस्ला एक चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है जो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। विशेष रूप से एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 1 एम्पियर धारा ले जाने वाले 1 मीटर लंबे चालक पर 1 न्यूटन का बल लगाता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। यही है टेस्ला का परिभाषा। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? इसका ट्रिक जो होता है, मगध वंश पर शासन करने वाले प्राचीन में हसीना माशुक, हसीना माशुक, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद फिर से शुंग वंश, कण्व वंश, म से मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व पहले तो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, 77 से 82 तक, सॉरी 77 से 82 इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल है, और लोकसभा जो है 2 बार 67 में और 77 में चुने गए थे। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो ग्रीन बजट सबसे पहले पूरे भारत में बिहार ने ही प्रस्तुत किया था। यहां देखिए लिखा हुआ है, बिहार स्टेट ऑफ इंडिया प्रिपेयर फर्स्ट ग्रीन बजट 2020-21 हरित बजट के रूप में जाना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माधवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, किस पद पर है? तो यहां देख लीजिए सकते हैं आप, यही है माधवी मनु कश्यप जो है वो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पुलिस उप निरीक्षक के पद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो जायद फसल खरीफ और रबी फसल के बीच में उगाया जाता है। इसमें से चारा जो है वो जायद फसल है, विकल्प बी।
जब खाली भूमि रहता है तो उस पर जायद फसल लगा दिया जाता है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी जो है जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? तो श्रेयसी सिंह जो है जमुई से चुनी गई है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो भारत, चीन और इंग्लैंड का ऐतिहासिक व्यापार है, जिसे त्रिकोणीय व्यापार के रूप में जानते हैं, लेकर भारत से इंग्लैंड को भेजा करते थे। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? पीसीआरए की फुल फॉर्म है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। विकल्प सी इसका सही उत्तर है, रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो कुल मिलाकर के 9 देश थे जो उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता दिया था। तो कौन कौन देश थे? तो पहला तो जापान हो गया, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, प्रोटिया, फिलीपींस और मानाकाव जो एक जापान का ही स्टेट था। अगला प्रश्न है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई है? वो कौन सा फिल्म था? पायल कपाड़िया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है पायल कपाड़िया। उन्होंने मई 2024 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कान फिल्म समारोह में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस तरह की वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बन गई। यह फिल्म 30 वर्षों में पहली बार भारतीय फिल्म भी थी। कान में मुख्य प्रतियोगिता में प्रदर्शित होने वाली किसी भारतीय महिला निर्देशक की यह पहली फिल्म थी। वो फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी छोटी आंत। पित्त रस जो है यकृत द्वारा निर्मित होकर के एक तरल पदार्थ है जो वसा के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पित्ताशय में जमा हो जाता है, फिर छोटी आंत में इसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 में कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? साथियों, आजकल ट्रेंड हो गया है कि हर परीक्षा में एक संविधान संशोधन आपको अवश्य पूछ लिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी यानी कि 51वां संशोधन सही है। अन्य संशोधन की बात करें अन्य संशोधन जो है 91वां संशोधन 2003 में केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। न्यूनतम जो है 12 मंत्री अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा जो है दल बदलुओं को सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य ठहराने की बात भी कही गई। और 92 में जो है 92वां संशोधन जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इससे पहले जो है इससे अनुसूची में जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। अगर उसके बाद जो है 93वां संशोधन जो है 2005 में जोड़ा गया। निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया। वही अगर 94th संशोधन की बात करें 2006 में जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री रखने की बाध्यता से भी मुक्त कर दिया गया, यानी कि बिहार में कल्याण मंत्री जो है आदिवासी कल्याण मंत्री को रहना जरूरी नहीं है। और 95th जो है 2009 में जोड़ा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया है और इसे अन्य इन समुदायों में निरंतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। और यह जो है अगले 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, फिर से संशोधन कर करके।
नेक्स्ट में है एशिया क्षेत्र में से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पुरस्कार जो है उसका विजेता आलोक शुक्ला जी हैं। यही है 2024 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के विनर अशोक शुक्ला। अगला प्रश्न है यानी कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो रॉयल टाइटल एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कई अधिनियमों को संदर्भित करता है जिनमें सबसे उल्लेखनीय रॉयल टाइटल एक्ट 1876 है, जिसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि धारण करने का अधिकार दिया। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के बीच जब अभिक्रिया होता है, सिल्वर नाइट्रेट का जब कॉपर के साथ अभिक्रिया होता है तो वो सिल्वर को विस्थापित कर करके कॉपर जो है नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस प्रकार समीकरण इसका होगा। तो यही जो है विस्थापन प्रतिक्रिया है, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाया, उसके बाद सिल्वर को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसका कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दिया है, जितनी जल्दी हो सके इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। संविधान में किसी विशिष्ट दिन की संख्या निर्धारित नहीं किया गया है जिसके भीतर राज्यपाल को किसी साधारण विधेयक पर कार्रवाई करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक प्रस्तुत होने के बाद राज्यपाल को यथाशीघ्र ही कार्रवाई करनी चाहिए। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है? ऐसा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो देखिए आरती जो है यूपी के, यहां देख लीजिए, वो ई रिक्शा चालक हैं जिन्हें अमल कॉलोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट विनर 2024 को दिया गया पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई रिक्शा चालक, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? सूक्ष्म जीव जब कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है तो उसे अपघटक के रूप में जाना जाता है। जैव निम्नीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं जो पोषक तत्वों के चक्रण अवशिष्ट अपघटन के लिए आवश्यक हैं। तो अपघटन इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? बॉम्बे प्लान देखिए प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देखिए। तो बॉम्बे प्लान में कौन कौन थे? JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्री राम, यानी कि BCD तीनों शामिल थे। धीरू भाई अंबानी इसमें शामिल नहीं थे। और जो बॉम्बे योजना के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि टेक्नोक्रेट थे वो जॉन मथाई, अर्देशीर दलाल और ND श्रॉफ, यस लोकनाथन थे। इन्होंने मसौदा तैयार किया था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। जून 2024 में चीन का चांगए 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग जिसे अंधेरा पक्ष भी कहा जाता है से चंद्र मिट्टी के पहले नमूने सफलतापूर्वक लेकर आया। यह मिशन चंद्र अन्वेषण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इस क्षेत्र से पहले कोई नमूना एकत्र नहीं किया गया था। चंद्रमा का सुदूर भाग हालांकि वास्तव में अंधकारमय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? सोनपुर मेला बिहार का फेमस पशु मेला है, पूरे देश का फेमस है। एक पुष्कर मेला भी है जिसमें ऊंट का भी व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है अयोग्यता का निर्णय, दल बदल वाले कानून को छोड़कर।
विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक जो है जीवाश्म ईंधन का जलना, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि औद्योगिक उत्सर्जन से, कृषि गतिविधियां से और प्राकृतिक स्रोत से भी वायु प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? दक्षिण का पहाड़ी का एक भाग है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है उससे क्वेश्चन सीधे ला करके यहाँ रखा गया है। उसका सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। थॉमसन ही प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किए थे। उनका मानना था कि परमाणु धनात्मक आवेश वाला एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित है, विकल्प ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इस चैनल पर आपको बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीटी या फिर मेंस के ऑप्शनल विषय वाले भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इस चैनल पर। इस चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।